गाइस सबसे पहले एक प्रोजेक्ट ले लिया सी शार्प के अंदर, इसका नाम रखा विन इंसर्ट, इसका नाम विन इंसर्ट रख दिया और क्रिएट कर दिया। अब प्रोजेक्ट तो हमारा क्रिएट हो जाएगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट कनेक्ट होगा किसी डेटाबेस के साथ। ठीक है, ये प्रोजेक्ट कनेक्ट होगा किसी डेटाबेस के साथ। डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास पहले डेटाबेस तैयार होती है। ठीक है, मैंने आपसे स्क्रीन डिज़ाइनिंग का इसलिए बोला बिकॉज क्योंकि आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, मैं चाहता हूँ कि आप क्लाइंट को फर्स्ट टाइम व्यू करवाएं कि आपकी स्क्रीन्स किस तरह से होंगी। और तकरीबन ज़्यादातर लोगों के क्लाइंट्स रियल टाइम है, मतलब सच मुझे क्लाइंट्स है, लाइव प्रोजेक्ट है, तो आप स्क्रीन डिज़ाइन करके क्लाइंट को लाजमी दिखाएं। इसलिए मैं डिज़ाइनिंग का काम पहले करा रहा हूँ, वरना पहले काम क्या होता है कि पहले डेटाबेस बनती है। डेटाबेस की निशानी क्या है? हर स्क्रीन के लिए एक टेबल बनता है, सीधी सीधी रिक्वायरमेंट है। एक स्क्रीन है, डेटा इन आउट होगा, कहाँ होगा? किसी टेबल में। अगर तो वो स्क्रीन एग्जिस्टिंग टेबल से कनेक्ट हो सकती है तो एग्जिस्टिंग टेबल से कर दो, अदरवाइज़ अगर टीचर एक नई चीज़ है टीचर्स, तो टीचर का फिर अलग टेबल बना के उससे कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो हर स्क्रीन की तकरीबन हर स्क्रीन का एक टेबल बनता है। तो हम भी एक टेबल बना लेते हैं, एक सैम्पल टेबल ले लेते हैं। ठीक है, कल हमने इसी मशीन पे SQL सर्वर इंस्टॉल कर लिया था, उम्मीद है आप लोगों ने भी कर लिया होगा अपने घरों पे। ये इसकी शॉर्टकट की है, SSMS मैनेजमेंट स्टूडियो को रिकॉल करने के लिए इस्तेमाल होती है। मैंने क्लिक किया, अब ये डेटाबेस ओपन हो जाएगा मेरे सामने ना। तो MySQL अलग होता है और माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर अलग होता है, इसलिए इसको MySQL ना समझे, ये MySQL नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर है। ठीक है, डेटाबेस का हमने कल थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ले लिया था, जिससे मैंने आपको टेबल्स क्या होते हैं, एंटिटीज़ क्या होती हैं, रिकॉर्ड सेट्स, इसके अलावा रिलेशनशिप्स, DB इन्फोर्समेंट, इसके ऊपर हमारी कल थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी। तो हमने क्या किया, इंस्टेंस को कनेक्ट किया। ओके गाइस, हमारी डेटाबेस कनेक्ट हो गई। डेटाबेस कनेक्ट होने के बाद लेफ़्ट साइड पे आपको ये फोल्डर्स के नाम आ रहे होंगे। तो हम लोग डेटाबेस जो क्रिएट करते हैं वो करते हैं डेटाबेसेस के फ़ोल्डर में। मैंने डेटाबेसेस का फ़ोल्डर ओपन किया तो उसमें ये सिस्टम की डेटाबेसेस नज़र आ रही हैं, तो ये आप डिलीट नहीं कर सकते, ये सिस्टम की अपनी है। अगर हम अपनी कोई डेटाबेस बनाएंगे तो वो अलग से नज़र आएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करके दिखाता हूँ। मैंने डेटाबेसेस पर राइट क्लिक किया, कहा न्यू डेटाबेस, अब मुझे डेटाबेस का नाम देना है। तो याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट कंप्लायंस के रूल्स आपसे कहते हैं कि जब भी आप डेटाबेस बनाने लगें या डेटाबेस का नाम रखने लगें तो उससे पहले लगाएं DB। जैसे इससे पहले मैं कंट्रोल्स के लिए इस्तेमाल करता रहा हूँ, अब मैं DB के लिए रखूँगा। ठीक है, DB। अब लेट से मैं डेटाबेस बना रहा हूँ स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, कितना लंबा नाम है, स्कूल, फिर मैनेजमेंट, फिर सिस्टम। तो या तो एब्रीविएशन रख लो SMS, या ऐसे खाली कर लो DB स्कूल, यानी स्कूल की डेटाबेस है DB स्कूल। तो शॉर्ट और प्रिसाइज नाम अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसा इतना भी शॉर्ट नहीं, स्कूल
SCHO स्कू। अब बंदे को पता ही नहीं, जो पहली दफ़ा देख रहा है वो पता ही नहीं स्कू क्या है। वो जाएगा अंदर टेबल्स में, देखेगा टेबल्स में छांटेगा, अच्छा स्टूडेंट टीचर, ओ हो ये स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की डेटाबेस है। तो वेरिएबल्स के नाम, डेटाबेस के नाम, नेमिंग कन्वेंशंस हम ऐसी अजीब सी नहीं रखते। ये प्रोग्रामिंग का रसूल याद रखिएगा। या फुल नेमिंग कन्वेंशंस यूज़ होती हैं, लेकिन फुल इतनी भी फुल नहीं कि वो पूरी लाइन ही चलती जा रही है उसकी, एक ख़त्म ही नहीं हो रहा नाम। ठीक है, प्रिसाइज हो, मतलब इतना जितनी ज़रूरत है उसको प्रिसाइज कहते हैं। और इजी टू रिमेम्बरेंस हो, मतलब आप इजीली उसे याद रख सकें। ठीक है, आपने DB स्कूल लिया और कर दिया ओके। तो जैसे ही आप ओके करते हैं तो आपको एक डेटाबेस यहाँ पे नज़र आ रही होगी, ये रही DB स्कूल। मैं इस डेटाबेस के अंदर गया। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। डेटाबेस डायग्राम ये ERD बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। जब हमारे पास टेबल्स बने हुए हों, रिलेशनशिप्स बने हुए हों, तो मैं यहाँ से ERD क्रिएट कर सकता हूँ थ्रू विज़ार्ड। ठीक है, यहाँ मैं अपने टेबल्स क्रिएट करूँगा। ये व्यूज़ हैं, सिनोनिम्स हैं ऊपर, उसके बाद स्टोर प्रोसीजर्स हैं, फंक्शंस हैं, ट्रिगर्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ही हैं। तो अभी हम इसकी डिबेट में नहीं जा रहे, हम सिर्फ सिंपल एक टेबल क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमें उस टेबल के साथ अपनी .NET की स्क्रीन को कनेक्ट करना है। और हम चाहते ये हैं कि जो डेटा है वो स्क्रीन से, डेटा जो स्क्रीन है सॉफ्टवेयर की, उससे डेटा हमारी डेटाबेस में आए। ये आज का टास्क है। ठीक है, तो मैंने एक टेबल बनाया। टेबल कैसे बनता है जनाब? राइट क्लिक किया टेबल पे, इस वक्त देखो कोई टेबल नहीं बना हुआ, तो मैंने टेबल्स पे राइट क्लिक किया, न्यू टेबल। जैसे मैं टेबल बनाने के लिए आया तो वो कह रहा है कॉलम का नाम डालिए। मैंने सबसे पहले कॉलम का नाम डाला ID। व्हाट इज ID? तो मैं कैसे पता लगा ये स्टूडेंट का टेबल है? अभी आपको पता ही नहीं लगा। हाँ, जो भी टेबल बनेगा उस टेबल में ये ID होगी पहले कॉलम। और ID का कॉलम हम क्यों बनाते हैं? वो क्या होता है? PK है। तो सवाल तो पूछना चाहिए, PK है क्या? PK है, ये PK है, ये ID PK है। लेकिन सवाल ये है कि मैंने इसका नाम खाली ID क्यों रखा? नहीं, प्राइमरी की नेमिंग कन्वेंशंस दो तरह की हो सकती हैं। एक तो खाली ID जैसे मैंने लिखा है, एक ये जिस टेबल की ID है उस टेबल का नेम आप उसके साथ अपेंड कर दें। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ दिस इज़ अ स्टूडेंट ID, तो आप कह दें स्टूडेंट ID। कौन है ऐसा ID? तो यही तो शॉर्ट में मना कर रहा हूँ। अब ऐसे कौन है? सकीना, सायरा, कौन है? मतलब एस से क्या है? एस से तो पूरी कायनात बन सकती है ना। नहीं, तौसीफ तो खावा खाई का लगा दिया ना तुमने। ऐसे तो एस से सर आ रहा है। लेकिन सवाल क्या है? देखो, मैं यही कह रहा हूँ कि डू नॉट यूज़ शॉर्ट नेमिंग कन्वेंशंस। फिर यूज़र को क्या करना होगा? वो उसके टेबल का नाम तलाश करने जाएगा क्यूरी के अंदर से कि ये एस ID किस टेबल से है। तो जो सबसे अच्छी चीज़ है, जो मैं भी प्रैक्टिस में लेके आया हूँ, मेरे सीनियर ने मुझको भी ऐसे ट्रेन किया है, वो क्या है? टेबल का नाम अपेंड कर दो ID के साथ, ख़ास तौर से PK के साथ। बाकी किसी और कॉलम के साथ करो या ना करो, लेकिन प्राइमरी की के साथ उसके टेबल का नाम लाजमी अपेंड कर दो। सही है? मैंने उसके बाद कह दिया इसकी टाइप है इंटीजर। उसके बाद नेक्स्ट, फुल नेम। अब देखो, यहाँ पे फुल नेम के साथ मैंने स्टूडेंट नहीं लगाया कि स्टूडेंट फुल नेम, बड़ा एक तो लंबा हो जाएगा, प्रिसाइज नहीं है। दूसरा ये कि खामा खाई में सबके साथ स्टूडेंट क्यों लगाऊं? क्योंकि एक PK दूसरे के घर जाके FK बनती है, तो वहाँ अगर मैंने खाली ID डाल दिया तो मुझे समझ नहीं आएगा किस टेबल से बन रहा है रिलेशन। इसलिए मैंने स्टूडेंट ID अपेंड कर दिया।
कि जब दूसरे टेबल में फॉरेन की नज़र आएगी तो उसी नाम से होती है, जिस नाम की पीके होती है, ये लाल, ये भी स्टैंडर्ड है, दूसरे टेबल में उसी नाम से एफ के बनती है। वैसे नाम चेंज हो सकता है, लेकिन स्टूपिड सी बात लगेगी कि अपने घर में थी तो जमीला थी, अपने के घर आई तो सकीना बन गई। ऑब्जेक्ट वही है, मतलब नाम चेंज नहीं हो सकता यार, ऐसे अजीब सी बात लग रही है। एफ के पी के वही जिस नाम से होगी उसी नाम से एफ के होगी, इसीलिए ज़रूरी है कि आप आईडी के साथ उसका टेबल का नाम अपेंड कर दें, ताकि पता लगे कि उसकी फॉरेन की कहाँ कहाँ इंजेक्ट हो रही है। ठीक है, आपको बिजनेस लॉजिक समझने में आसानी रहे। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाए, इसको कर दें एन वार 50। ठीक है जी। उसके बाद आप कर दें, लेट से अब मैं ज़्यादा फील नहीं ले रहा यार, मोबाइल रख लिया, एड्रेस रख लिया, रिमार्क्स रख लिया। ये तो सबको पता होगा एन वार 4 क्या है। एन वार 4 है, वार 4 डेटा टाइप कहलाती है ना, और एन वार 4 वो भी डेटा टाइप कहलाती है। दोनों में फ़र्क क्या है? एन का दोनों स्ट्रिंग है, वार 4 वाइट स्पेस नहीं लेती, एन वार 4 वाइट स्पेसेस भी एक्सेप्ट करती है। ठीक है, वार 4 को ट्रिम करना पड़ेगा आपको, स्ट्रिंग लेती है वाइट स्पेस नहीं लेती, इसलिए ट्रिम लगाओगे तो वाइट स्पेस माइनस हो जाएगी। एन वार 4 वो पूरा एज इट इज़ ले लेती है, खाली स्पेसेस भी काउंट कर लेती है, बड़ी डेटा टाइप होती है ये। उल्टा नहीं लेती है, एन वार 4 लेती है। ओके गाइस, अब इस डेटा टाइप्स के बराबर में एक और कॉलम मुझे नज़र आ रहा है, अलाउ नल। और ये कल मैंने आपको कंस्ट्रेंट के नाम से पढ़ाया था, जिसके अंदर मैंने बताया था नल कंस्ट्रेंट। ये नल कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, और मैंने आपसे कहा था कंस्ट्रेंट ऑलवेज अप्लाई होते हैं ऑन कॉलम्स। तो ये नल कंस्ट्रेंट अप्लाई हो रहे हैं कॉलम्स के ऊपर, कि आप कौन कौन से कॉलम्स को खाली छोड़ सकते हो, नल छोड़ सकते हो, और कौन कौन से कॉलम्स को आप नल नहीं छोड़ सकते हो, इसकी इंफॉर्मेशन है। तो क्या स्टूडेंट आईडी नल हो सकती है? नहीं हो सकती। स्टूडेंट आईडी हाँ नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती। सेकंड वन, फुल नेम, सोच के बोलना, हो सकता है, यानी कोई ऐसा स्टूडेंट आए जिसका नाम ही ना, उसको अबे तबे करके बुलाएं, क्या उसका नाम ही नहीं है? नहीं, अभी मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। ऐसा स्टूडेंट आ सकता है यूनिवर्सिटी में जिसका नाम ही ना हो, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसके ऊपर से हटा दिया, अलाउ नल नहीं है। ये उल्टा है, जिसको अलाउ नल नहीं करना उसको अनचेक कर दो, जिसको अलाउ करना है उसको अलाउ कर दो। तो जिस पे चेक लगा हुआ होगा ना वो खाली जा सकता है, जिसको तुम अनचेक कर दोगे वो खाली नहीं जा सकता। ठीक है। मोबाइल हो सकता है किसी बेचारे के पास मोबाइल ना हो। एड्रेस हो सकता है बेचारा खुद पास खैमे वैमे में रहता हो, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस, मुझे एड्रेस चाहिए लाजमी। रिमार्क्स अलाउ हो सकता है। चलें जी, आपने अलाउ नल को भी आपने सेट कर दिया। हाँ हाँ आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। पीके, पीके के पास दोनों होते हैं ना, यूनिक भी होता है और नॉट नल भी होता है। इसका मतलब अगर मैं इसे पीके बनाऊंगा तो ये खुद ही यहाँ से अलाउ नल का चेक हट जाएगा। बना के देखते हैं। राइट क्लिक किया, सेट प्राइमरी की, चेक हट गया। इसका मतलब है ये रूल बिल्कुल सही है कि पीके इटसेल्फ नॉट नल होती है। जब आप प्राइमरी की अप्लाई कर देते हो तो वो यूनिक भी हो जाती है और नॉट नल भी हो जाती है।
जो हमने कल पढ़ा भी था, सही है। अब मुझे इसको सेव कराना है, तो मैं कहूँगा कंट्रोल एस। वो कह रहा है टेबल का नाम क्या रखना है, TBL, कंप्लायंस के रूल्स हैं, तो पता लग ही गए होंगे। आप ये नहीं सोच रहे कि मेरी ट्रेनिंग कैसे हुई हुई है, कि मेरा हाथ जब जाता है नाम रखते हैं तो मुझे पता ही है सबसे पहले कंप्लायंस का रूल डालना है। तो आखिर मुझे किसी ने ट्रेन किया है कुछ साल तक, तो मुझे ये पता है ना। तो आपने भी ऐसे प्रैक्टिस रखनी है, पहले दिन से बगैर रूल्स डाले आपने आगे नहीं बढ़ना। 1 महीने 2 महीने बाद आपको आदत हो जाएगी, सही है। TBL मैंने रखा स्टूडेंट्स, ओके कर दिया जनाब, सेव हो गया। बेटा बातें नहीं करें, अब सवाल क्या है, मैं चाहता हूँ, अब देखो मैंने सेव किया, क्या यहाँ टेबल आ गया, क्या टेबल नज़र आ रहे हैं? नहीं। और अक्सर लोग घर में अपने 4 टेबल बना देते हैं और फिर तस्वीर खींच के भेजते हैं व्हाट्सएप पे कि सर ये क्या हुआ, हमारा तो एक टेबल भी नज़र नहीं आ रहा है, सेव होता जा रहा है, नज़र ही नहीं आ रहा। रिफ़्रेश करना है इसको, जब रिफ़्रेश करोगे तो फिर टेबल नज़र आएगा। अब मुझे इस टेबल में डाटा डालना है। डाटा डालने के लिए इस टेबल पर राइट क्लिक करूँगा, ऑप्शन आता है एडिट टॉप 200 रॉज। जैसे मैंने क्लिक किया एडिट टॉप 200 रॉज पे, तो ये मेरे सामने टेबल का व्यू ओपन हो जाएगा, विच कैन बी एडिटेबल। मैं उसमें डेटा एंटर कर सकता हूँ हाथ से, कैसे, लाइक दिस। और दिस इज़ वेरी क्रिमिनल कि प्राइमरी की तुम अपने हाथ से चेंज कर रहे हो। मतलब कोई भी शख्स किसी की भी पीके चेंज कर सकता है। यानी कल मेरी क्लास की जो आईडी थी 41 थी, परसों मुझे 5 पसंद आई, मैंने 5 ले ली, और जिसकी 5 थी उसको 41 कर दिया। ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है प्राइमरी की सिस्टम ओरिएंटेड होनी चाहिए। प्राइमरी की को SQL सर्वर को खुद मैनेज करना चाहिए, यूज़र उसे चेंज ना कर सके। तो उस केस के अंदर क्या होता है बेटा, मैंने इसको क्लोज़ किया, और क्लोज़ करने के बाद मैं यहाँ आया, ओहो कह रहे नहीं होगा, क्लोज़ किया। यहाँ आने के बाद मैंने दोबारा टेबल पर राइट क्लिक किया, डिज़ाइन पे क्लिक किया, डेटाबेस आ गई। अच्छा, अब अगर मुझे उसको ऑटो करना है तो कैसे करूँगा, सेलेक्ट दिस फील्ड, यहाँ पे क्लिक किया, इस फील्ड सेलेक्ट हो गई। उसके बाद नीचे आ जाओ, ये आ रहा है आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, इस पर क्लिक करो। इस आइडेंटिटी के आगे नो आ रहा है, उस नो के ऊपर डबल क्लिक कर दो। जब आप नो पे डबल क्लिक करोगे तो वो यस हो जाएगा, इस आइडेंटिटी भी यस हो जाएगी, आइडेंट इंक्रीमेंट 1 हो जाएगा, इस सीड आइडेंटिटी सीड भी 1 हो जाएगी। आइडेंटिटी इंक्रीमेंट क्या बता रहा है कि एक पीके से दूसरी पीके के दरमियान में 1 का डिफरेंस होगा, यानी 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस तरह। आइडेंटिटी सीड शुरू कहाँ से होगी, 1 से। सीड ये बता रहा है कि पीके शुरू कहाँ से होगी। तो अगर मैं इसको 2, 2 कर दूँ तो 1 के बाद क्या आएगी, 3, 3 के बाद 5, नहीं 2, 2 का इंक्रीमेंट है। अब पीके 2, 2 के बाद आएगी, वही 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से। लेकिन अजीब सी लगेगी, है ना, अजीब सी लगेगी। जो देख रहे बच्चे, तो अजीब सी लगेगी। तो उसका तरीक़ेकार क्या है, उसका तरीक़ेकार सिंपल है। अब उसका तरीक़ेकार ये है कि हम क्या करेंगे, अब जाहिर सी बात है हमने चेंजेस किए हैं, हमने टेबल स्ट्रक्चर में चेंजेस किए हैं, हमने आइडेंटिटी को भी सेट की है,
तो अगर हमने ऐसा किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसको दोबारा अगेन सेव करेंगे, क्योंकि दिस इज दी स्ट्रक्चरल चेंजेस। मैंने कहा कंट्रोल एस। अब इसको एतराज़ है, इसको क्या एतराज़ है कि जब आपने एक दफ़ा टेबल बना लिया, आपने एक दफ़ा स्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया, देन वाई यू आर रिक्रिएटिंग इट। अगर ऐसा है, डिलीट करो, पूरा टेबल दोबारा बनाओ। नहीं, हर चीज़ का हल है, ठीक है, दोबारा बनाओ। तो हमने फिर देखा कि इसकी बीमारी क्या है, और बीमारी को देखते हुए हमने वही दवा उसको दी जो उसे चाहिए थी, ठीक है। डिज़ाइनर्स पे आए, इसको अनचेक किया, और अब जब मैं इसे कंट्रोल एस करूँगा तो इसकी हल्की सी भी आवाज़ नहीं आएगी, और ये चुपचाप वही करेगी जो मैंने कहा है, ठीक है। ये था ये कि जो भी चेंजेस बाद में ऑल्ट्रेशन हो रही है, हम उसको बचाना नहीं चाहते, प्लीज़ उसे एक्सेप्ट कर लो। तो मैंने उसे अनचेक किया, और जब मैंने सेव किया तो उसने वो चेंजेस ले गया। अब इसकी निशानी देखते कि क्या ये चेंजेस अकर हुए भी हैं कि नहीं हुए। मैंने टेबल पर राइट क्लिक किया, एडिट टॉप 200 रॉस किया। अब देखो, दिस फील्ड इज़ नॉट एडिटेबल। मैं बाकायदा इस पर टाइप कर रहा हूँ, फील्ड को एडिट नहीं होने दे रहा। ये अभी आईडी ऑटो हो गया है। जैसे ही, इसका मतलब है मैं डेटा किसका प्रोवाइड करूँगा, इन कॉलम्स का। आईडी की फ़िक्र है मुझे नहीं है, आईडी ये खुद हैंडल कर रहा होगा। करके देखते हैं। मैंने फुल नेम में कहा शकीला, मोबाइल नंबर कुछ हो गया, एड्रेस वलीर, रिमार्क्स नथिंग। तो मिलवाऊँ क्या? उसके बाद नीचे वाली किसी रॉ पे आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पे 1 खुद आ गया। अब आई कांट चेंज दिस 1, मतलब मैं कर भी सकता हूँ, मुझे इसका तरीका भी पता है, लेकिन अब ये बाद में बताऊँगा, ठीक है। लेकिन ये अब सिस्टम ओरिएंटेड हो गया। अब शकीला की आईडी 1 है, तो जब तक वो मैट्रिक से पास आउट करके बाहर नहीं आएगी उसकी आईडी 1 ही रहेगी। इट इज़ नॉट चेंजेबल कि 5 तक वो 41 से 41 रही, 6 में आई तो 1 हो गई। अब लोग परेशान हो रहे हैं, 41 पे तो शकीला थी, यहाँ कौन आ गया। अब करते क्या है, एक और रिकॉर्ड डाल देते हैं, माजिद, कोई भी नंबर आ गया, कहाँ रहते हैं भाई, DHA नथिंग। देखिए 2 रिकॉर्ड डाल दिए, इसकी आईडी 2 खुद हो गई, मैंने नहीं की। मैं चाहता ये हूँ कि मैं इसका जो डाटा है ना, ये डालूँ स्क्रीन से, .NET की स्क्रीन से। जब मैं इंसर्ट के बटन पे क्लिक करूँ तो वो डाटा इस डेटाबेस में आ जाए यहाँ पे। क्लियर? .NET पे चलते हैं। इंसर्ट का बटन आ गया, कॉलम मेरे पास 4 थे, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स थे, इसे 4 लेबल्स ले लिए। इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा है, हर स्क्रीन का एक टेबल होता है, और जितने कंट्रोल्स होंगे उतने कॉलम्स होंगे। हर कंट्रोल की वैल्यू एक कॉलम में जाके सेव हो रही होगी। बात क्लियर हो गई? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो कंट्रोल्स होंगे, अच्छा अब हमने क्या कंट्रोल लेना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फुल नेम के लिए क्या कंट्रोल लें, रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, लिस्ट बॉक्स, क्या लें, टेक्स्ट बॉक्स। क्यों लिया टेक्स्ट बॉक्स? क्योंकि एंटर किया। मोबाइल नंबर, टेक्स्ट बॉक्स, एड्रेस, रिमार्क्स, कॉम्बो बॉक्स तो लिस्ट होती है, ड्रॉप डाउन यूँ क्लिक करेंगे एक लिस्ट खुल जाती है।
तो होता वो नस्ल तो टेक्स्ट बॉक्स की होती है ना, प्रॉपर्टी होती है ना, उसको छोड़ दो। प्रॉपर्टी क्या होती है? मैं तो अभी कंट्रोल कह रहा हूँ कौन सा लेना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कौन सा करना है। यानी आप कह रहे हैं चारों में टेक्स्ट बॉक्स यूज़ होंगे। ठीक है जी, यू आर राइट। ये ना जी, ये दूसरा आ गया जनाब, ये तीसरा आ गया। आप कौन सी प्रॉपर्टी को सबसे पहले काम करेंगे? टेक्स्ट बॉक्स प्रॉपर्टी नहीं, टेक्स्ट बॉक्स तो हैं, 4 हैं, साथ 4 लेबल भी हैं। तो अब सबसे पहले इन चारों की कौन सी प्रॉपर्टी को हम डिज़ाइन में यूज़ करेंगे? नेम लेबल प्रॉपर्टी कौन सी होगी? बेटा लटक जाओगे तुम लोग सारे। टेक्स्ट प्रॉपर्टी, पहले टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट होती है। पूरा सेमेस्टर गुजर गया, अभी तक यही याद नहीं हो रहा है। ये नहीं, देखो खुद ही टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट की हुई उसने। सबसे पहले टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट होती है। जैसे तुम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी से खुद ही तुम्हें टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे ले जाएगा। देखिए टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट कीजिए। आप इधर है, आपने कहा लेट्स से फुल नेम, उसके बाद नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या है? मोबाइल, मोबाइल हो गया। उसके बाद है एड्रेस, के बाद क्या था? एड्रेस के बाद हो गया जनाब रिमार्क्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेम प्रॉपर्टी। अब हम सबके टेक्स्ट प्रॉपर्टी कोई रह गई या और भी हैं? बटन, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी भी बाकी है ना, तो उसका नाम रख लीजिए इंसर्ट। अब हम करेंगे सबकी नेम प्रॉपर्टी पे काम। तो टेक्स्ट बॉक्सेस की कंट्रोल की नेम प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेम प्रॉपर्टी पे है, इसका नाम रखा txt फुल नेम। उसके बाद txt अगर आज टाइम मिला तो आज, नहीं तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको एक लॉगिन और 2 या 3 डैशबोर्ड को लिंक करके दिखाऊंगा यहीं पे कोड के साथ। यानी मैं लॉगिन लूँगा, मल्टीपल डैशबोर्ड्स होंगे, आप उसके लॉगिन सेलेक्ट करेंगे, यूर आईडी पासवर्ड चेक होंगे और आप एक या मल्टीपल डैशबोर्ड्स में टू एंड फ्रो करेंगे, ताकि अगर आपके पास मल्टीपल लॉगिन्स हैं तो आपको एप्लीकेशन कैसे कोड कैसे लिखना है इसका आइडिया हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुझे याद कराना, इस एक्टिविटी पे भी काम करेंगे। txt एड्रेस, txt रिमार्क्स, इसका नाम ले लिया लास्ट, btn इंसर्ट। ओके गाइस, अब जैसे ही मैं इस टूल को चलाऊंगा या इस स्क्रीन को चलाऊंगा, यूज़र क्या करेगा? इन चारों टेक्स्ट बॉक्सेस में अपनी वैल्यू डालेगा। क्लियर? उसके बाद क्या प्रेस करेगा? बटन प्रेस करेगा ना भाई, बटन प्रेस करेगा। जैसे बटन प्रेस करेगा तो इन चारों टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू निकल के डेटाबेस के चारों कॉलम्स में चली जाएंगी, अपने अपने कॉलम्स में। अगर ये मोबाइल आगे पीछे हो जाता तो कोई बात नहीं, मोबाइल की वैल्यू मोबाइल में ही जाएगी। अब कैसे जाएगी? उससे कुछ कोड के स्टेप्स हैं, और कोड लिखेंगे हम बटन के बैक साइड पे, क्योंकि बटन के क्लिक के बाद वो काम होगा। ठीक है, तो मैंने बटन पे डबल क्लिक कर दिया।
अब बटन में डबल क्लिक कर दिया, इसका मतलब अब कोडिंग का काम आया। अब ये जो स्टेप्स हैं इंसर्शन के, ये मैं आपसे पेपर में लिखने के लिए सवाल पूछ सकता हूँ। आपको एक छोटी सी स्क्रीन दे दी, उसमें इसी तरह के 4 कॉलम नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा बताओ अगर ये डेटा मुझे फलाने टेबल में इंसर्ट करना है तो इंसर्ट के क्या स्टेप्स होंगे यूजिंग C#.net। तो अब आप वही स्टेप्स जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ वैसे ही स्टेप्स आप बयान करेंगे या लिखेंगे पेपर के अंदर आंसर शीट में, वही स्टेप जैसे मैं यहाँ लिखूँगा, ठीक है। तो इसलिए आपने ख्याल रखना है इसका। हो सकता है मैं आपको ज़्यादा नंबर की केस स्टडी बना दूँ और को इंसर्ट अपडेट डिलीट तीनों लिख के दिखाओ, सही है। सबके स्टेप्स हैं। ओके, पहला स्टेप, स्टेप 1, वी शुड क्रिएट द SQL कनेक्शन। पहला स्टेप क्या होता है भाई? स्टेप 1, क्रिएट SQL कनेक्शन। अब SQL कनेक्शन बनाने के लिए, यानी अब आप पेपर में भी ऐसे लिखेंगे पहला स्टेप। अब ये बेशक ये कमेंट ना लगाएं क्योंकि मैं एग्जीक्यूट थोड़ी कर होंगे, वहाँ तो बस ये हेडिंग डाल देंगे ऐसी, स्टेप 1 क्रिएट SQL कनेक्शन, और जो कोड मैंने नीचे लिखा होगा वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे जनाब? SQL कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन। अब ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने SQL कनेक्शन लिखा, इसने मुझे एक एरर शो किया। वो एरर क्या शो कर रहा है कि भाई ये SQL कनेक्शन क्या, मुझे क्या पता SQL कनेक्शन क्या। तो SQL कनेक्शन की क्लास होगी। अच्छा, वो क्लास किस लाइब्रेरी के अंदर होगी, इसको फाइंड आउट करने के लिए आप अपना माउस कर्सर इस पे लाएंगे, और जैसे ही आप मिलाएंगे तो यहाँ पे आपको उसका नाम आ जाएगा, दैट इज system.data.sql client। आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर ऐड हो जाएगी, दिस वन इज दिस वन, system.data.sql client। अब ये लाइब्रेरी ऐड हो गई। लाइब्रेरी ऐड हो गई तो उसने उस क्लास को रिकॉग्नाइज कर लिया। अब SQL कनेक्शन बनाना है किस चीज़ से? भाई SQL कनेक्शन किससे बनाने जा रहे हो? डेटाबेस से। डेटाबेस कहाँ पे सेव है? MS SQL सर्वर में। इसका मतलब है आपको ये जो SQL कनेक्शन है ये आपको कहाँ से लिंक करना पड़ेगा? माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर से। उसको लिंक करने के लिए आपको यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग डालनी पड़ेगी स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर। अब वो स्ट्रिंग कैसे बनेगी, उसके स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स क्या हैं? टूल्स, कनेक्ट टू डेटाबेस, यहाँ से ड्राइवर ले लेंगे SQL सर्वर, इसमें कुछ पैकेजेस मिसिंग हैं, उसके लिए इंटरनेट चाहिए, और इंटरनेट शायद है नहीं इसमें। है? कनेक्ट करो।
क्या है? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये पैकेज मैं मैनुअल इंस्टॉल कर लूँ। शायद डॉट नेट की इंस्टॉलेशन में वो पैकेज इंस्टॉल नहीं हुआ, तो मैंने न्यूगेट पैकेज मैनेजर कंसोल पे आया हूँ। आने के बाद वहाँ पे टाइप किया एसक्यूएल सर्वर ड्राइवर, और अब मैं सर्च कर रहा हूँ कि क्या इसको एसक्यूएल सर्वर ड्राइवर मिलता है या नहीं। अगर मिलता है तो मैं वो पैकेज यहीं से इंस्टॉल कर लूँगा। अगर इन केस नहीं से मिलता है तो फिर हमें ड्राइवर चेंज करना पड़ेगा, मुझे मजबूरन OLEDB पे जाना पड़ेगा। ठीक है, OLEDB एक स्टैंडर्ड है जो मल्टीपल डेटाबेसेस के साथ कनेक्ट होता है, यानी हर डेटाबेस का अपना स्पेसिफिक ड्राइवर भी होता है और इन सबका एक कॉमन भी होता है जिसको OLEDB कहते हैं। तो अगर ये अपने ड्राइवर से हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर मुझे OLEDB पे जाना पड़ेगा। सेट यहाँ रख दो, थोड़ी सिग्नल स्ट्रेंथ तो अच्छी हो। Okay guys,
कि गाइस इसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया। जहाँ से भी विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल हुआ है वहीं के सर्वर से इसने इंस्टॉलर को खुद ही अपडेट कर दिया। और कुछ और फाइल्स हैं जो डाउनलोड कर रहा है, उसके बाद मॉडिफाई करेगा। इसके बाद ये हमें सर्वर के ऊपर एक्सेस दे देगा। तो जहाँ से भी इंस्टॉलेशन या इंस्टॉलर डाउनलोड हुआ है इसका, वहाँ से कंप्लीट नहीं हुआ। ये कंप्लीट पैकेज होता तो फिर ये पैकेजेस इसमें आए हुए होते, ठीक है। तो इसीलिए इसने उसे डाउनलोड करके कंप्लीट कर दिया, अपडेट कर दिया इंस्टॉलर को। अब वो डिपेंड कर रहे हैं इंटरनेट स्पीड वगैरह पे कि कितना किस हिसाब से आ रही है, ठीक है। तो मैं आज अब एक असाइनमेंट आपको दूंगा। वो एक उसका टाइम आज रात 12 बजे से पहले पहले होगा। तो आपने वो अपलोड करना है, सिर्फ इंसर्ट करना है और कुछ नहीं। इसीलिए तो दे रहा हूँ ताकि इंस्टॉलेशन आज या कल तक हो जाए, वरना मुझे पता आप नहीं करेंगे। ये ज़रूरी है देना। तो 2-3 लोग कर लेंगे, बाकी अब अगर आप सबने ये इंटरनेट से डाउनलोड किए हुए हैं तो आपको सबके ये मसले आएंगे। जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे टूल के तो वो पैकेजेस इंस्टॉल नहीं हुए होंगे, आपको अलग अलग इंस्टॉल करने पड़ेंगे ये, क्योंकि आपके पास कंप्लीट पैकेज नहीं है, डाउनलोडेड है। इस वजह से वो टाइम लेगा इंटरनेट से अपडेट होने में। मुझे उम्मीद है कि अगर ये डाउनलोडेड वर्जन है तो उसमें RDLC रिपोर्ट्स भी नहीं होंगी। रिपोर्टिंग टूल कहलाता है, सिस्टम का आउटपुट कहलाता है RDLC। तो मैं जाते जाते आपको ये भी बताता हुआ जाऊँगा कि अगर आपको सिस्टम से कोई रिसिप्ट प्रिंट करवानी है तो वो प्रिंट कैसे होकर निकलेगी। पहले वो PDF में बनेगी, फिर PDF से प्रिंट होकर बाहर आएगी। तो वो जो PDF है प्रिंटेड रिसिप्ट कैसे बनेगी वो बताऊँगा। कंपनी का लोगो डाल के उसके ज़बरदस्त सा हेडर बना के नहीं बनाऊँगा। उसके बाद उसको जो रिपोर्ट चाहिए उसके डेटा से लिंक करके फिर आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा कैसे हो रही है। सही है। तो वो सिस्टम का आउटपुट होता है, वो होना ज़रूरी है। तकरीबन ये फिनिश होने वाला है। उसके बाद हम यही एक्टिविटी दोबारा करेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करने की, ठीक है। या फिर आप नेक्स्ट वीक पहले कोई वो जो पेपर ले रहा हूँ वो दे दें, उसके बाद दे दूँगा असाइनमेंट। इस वक्त आपका सारा फोकस उस प्रिपरेशन पे रखें, उसको ऐसे सोचिए जैसे वो फाइनल पेपर है। और जो थ्योरी है
जो बुक मैंने शेयर की है उसमें से आया, उसमें से करना है आपने तैयार। प्रैक्टिकल में कोड लिखेंगे आप, छोटी छोटी एक्सरसाइजेस दूंगा, उसमें इफ एल्स के चेक लगा के आपने कोड लिखने हैं। नहीं, इसी के बराबर 35। ओके गाइस, ये सॉल्यूशन हो गई है। अब ये वापस मेरे सॉल्यूशन को ओपन कर रहा है जहाँ से उसने क्लोज किया था, और अब उसके बाद जो है हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके गाइस, हम वापस आ गए एसक्यूएल कनेक्शन पे। अब अगर एसक्यूएल कनेक्शन ले लिया तो ठीक है, वरना मैं OLEDB पे चला जाऊँगा। ठीक है, टाइम ज़ाया हो रहा है। टूल्स पे आ गए, कनेक्ट टू डेटाबेस पे आए, यहाँ से ड्राइवर ले लिया एसक्यूएल सर्वर का, कंटिन्यू। ठीक है, इंस्टॉलेशन हो गई। अब सर्वर का नाम मुझे चाहिए। सर्वर का नाम कहाँ से आएगा? डेटाबेसेस में जाइए, कनेक्ट पे क्लिक कीजिए, डेटाबेस इंजन पे क्लिक कीजिए, ये सर्वर का नाम आ गया। कॉपी, यहाँ जाके आपने पेस्ट कर दिया। जब मैंने क्लिक किया तो मुझे टेबल का नाम आ जाना चाहिए नज़र, जो डेटाबेस का नाम जो मैंने बनाई थी। ठीक है, आ गया DB स्कूल। इसका मतलब है अब ये कनेक्टिविटी की तरफ जा रहा है, मेरी डेटाबेस पिक हो गई है। मैंने टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक किया, टेस्ट कनेक्शन सक्सेडेड, फिर ओके पे क्लिक किया। इस पर क्लिक किया तो मेरे सामने यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट हो गया। मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा, ये रही वो कनेक्शन स्ट्रिंग जो मुझे चाहिए, जो कि किसी भी एक्चुअली ये है होते क्या हैं, ये क्रेडेंशियल्स होते हैं किसी डेटाबेस से लिंक करने के, इन अ सिंगल लाइन, और सेमी कॉलन से सेपरेट किया हुआ होता है ऐसे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लाके इसके अंदर लाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये देखें, ये सेमी कॉलन लगा हुआ है, ये सेपरेटर्स लगे हुए हैं, और ये सिंगल लाइन में डेटाबेस से क्रेडेंशियल्स पास किए मैंने। उसके बाद स्टेप 2, जब ये काम कर लें आप, उसके बाद आप आ जाएं स्टेप 2 के ऊपर। जब स्टेप 2 क्या होगा भाई, नेक्स्ट लाइन पे आइए, यहाँ के लिखिए स्टेप 02, और यहाँ के आप लिखेंगे क्रिएट इंसर्ट क्यूरी, कि भाई आपने किस टेबल में जाकर इंसर्ट करना है, इंसर्ट की क्यूरी लिखें। मैंने कहा स्ट्रिंग QRY इज इक्वल्स टू, याद है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम विच इज़ TBL स्टूडेंट्स, कॉलम का नाम वैल्यूज़, उनकी वैल्यूज़, ऐसे ही था। कॉलम के नाम आप चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं, अगर आपको टाइपिंग करने में मसला हो रहा है। तो आप यहाँ से डेटाबेस से भी उनके कॉलम्स के नाम ले सकते हैं, विच इज़ फुल नेम, मोबाइल एड्रेस, रिमार्क्स, लिख ही सकते हैं। फुल नेम, मोबाइल एड्रेस, रिमार्क्स। अब आप मुझे एक और बात बताइए कि इन चारों कॉलम्स की वैल्यूज़ किस कंट्रोल में पड़ी हुई होंगी?
टेक्स्ट बॉक्सेस में। इसका मतलब है मुझे टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू उसके अंदर डालनी है, ब्रैकेट्स के अंदर। और टेक्स्ट बॉक्स इटसेल्फ एक कंट्रोल है, वो स्ट्रिंग वैल्यूज़ लेता है। तो कैसे होगा जनाब, मुझे किस में डालनी होगी, इस तरह इन चारों सिंगल कोटेशन के बीच में यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यूज़ डालेंगी। कैसे डालेंगी भाई, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको तोड़ा, इसको जोड़ा। अब ये तो सबको पता होगा ना भाई, ये मैंने स्ट्रिंग को 200 में तोड़ा है, हाफ इधर कर दी और हाफ इधर कर दी, उसके दरमियान में टेक्स्ट बॉक्स को कॉन्कैटिनेट करा रहा हूँ ताकि इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाए। txt फुल नेम डॉट टेक्स्ट, इस तरीके से। सही है। उसके बाद नेक्स्ट दोबारा इसको तोड़ा बीच में से, यहाँ पे 2 प्लस लगाए, यहाँ का txt मोबाइल डॉट टेक्स्ट, जो मोबाइल नंबर है वो इसके दरमियान में आ जाए। फिर इसको बीच में से तोड़ा, 2 प्लस लगाए, यहाँ का txt एड्रेस डॉट टेक्स्ट। उसके बाद लास्ट है रिमार्क्स, फिर इसको बीच में से तोड़ा, यहाँ पे 2 प्लस लगाए, txt रिमार्क्स डॉट टेक्स्ट। सही है। तो मैंने क्या किया, ये सेकंड स्टेप पे क्यूरी बना ली। उसके बाद क्या होगा, थर्ड स्टेप, इस क्यूरी को मुझे कहाँ एंटर करना होगा, कमांड के अंदर। यानी अभी तक ये डेटाबेस में नहीं गई, ये मेरे पास सिर्फ क्यूरी बनी हुई पड़ी हुई है। मैं कहूँगा क्या, कॉल एसक्यूएल कमांड। अच्छा, अब आप कहेंगे सर हमें एग्जाम में क्यूरी लिखनी पड़ेगी। द आंसर इज़ यस, क्योंकि मैंने आपको स्क्रीन दी हुई होगी, उसमें मैंने आपको 5 पैरामीटर दिए हुए होंगे, तो आप उसकी क्यूरी बनाएंगे। यानी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्यूरी की, ठीक है, कि क्यूरी क्या लिखनी है। उसके बाद आप कॉल कमांड पे आ जाएंगे, यहाँ आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एसक्यूएल कमांड obj cmd इज इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड। अब इस एसक्यूएल कमांड को आप 2 चीज़ें देंगे, क्यूरी और कनेक्शन। आपने कहा ये वाली क्यूरी लो, कमांड को कहा, और इस वाली डेटाबेस में चले जाओ। ऊपर वाली क्यूरी लो और इस वाली डेटाबेस में जाके उसे एग्जीक्यूट कर दो। कब एग्जीक्यूट कर दो, जब मैं एग्जीक्यूट की कमांड चलाऊंगा तब। कैसे होगा, आपने दोबारा कॉपी किया, यहाँ आए, इधर आके आपने कहा एग्जीक्यूट एसक्यूएल कमांड। कैसे एग्जीक्यूट करते हैं भाई, कॉन डॉट ओपन, उसके बाद cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, उसके बाद कॉन डॉट क्लोज। यानी अगर आपको एसक्यूएल कमांड एग्जीक्यूट करनी है तो उसके 3 स्टेप्स हैं। कनेक्शन ओपन करो, cmd को एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी करो, कनेक्शन को क्लोज कर दो। देखते हैं इससे क्या हो रहा है। काम कंप्लीट हो गया। अब ये इंसर्ट कर देगा जाके डेटाबेस में। और मज़े की बात ये, यही 5 लाइनें अपडेट के लिए लिखी जाती हैं, यही 5 लाइनें डिलीट के लिए लिखी जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ क्यूरी का चेंज होता है। तो ये सिर्फ 5 ही लाइनें जो आपको याद करनी है, ठीक है। आपने इसे चला दिया और अब देखते हैं कि डेटाबेस में वैल्यू जा रही है कि नहीं जा रही, ठीक है।
यहाँ लिखा मैंने सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम दिस वन। इस वक्त इसमें कितने रिकॉर्ड हैं भाई? इस वक्त इसमें 2 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, एक शकीला और एक माजिद, 2 हैं। अब इस सॉफ्टवेयर से एक नया रिकॉर्ड डालते हैं अंदर। फुल नेम फरजाना, मोबाइल नंबर, एड्रेस टेस्ट, रिमार्क्स टेस्ट, सही है। अब उसको पुश कर रहा हूँ मैं। इंसर्ट पे क्लिक किया, आके देखते हैं क्या रिकॉर्ड पुश हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्रीन से डेटाबेस पे पुश हो गया। लेकिन ये कैसी स्क्रीन है कि ना कोई मैसेज दिया और ना ही इन कंट्रोल को रिफ़्रेश किया। रिफ़्रेश करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं दोबारा इंसर्ट करते जाऊँगा तो यही डेटा बार बार चला जाएगा अंदर, तो रिफ़्रेश करना ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया, इधर आया मेन कोड पे। अब ये उन स्टेप्स में शामिल नहीं है, ये एक्स्ट्रा काम है। मैंने कहा txt एड्रेस डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू empty, txt फुल नेम, txt मोबाइल, txt रिमार्क्स। और क्या करो, एक अदद मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करवा दीजिए, डॉट शो डेटा सेव सक्सेसफुली। इसको चला के देख लेते इसका इम्पैक्ट क्या है। हमारे 10 to 15 मिनट्स ऊपर चले गए सिर्फ इंस्टॉलेशन की वजह से, वरना क्लास ऑन टाइम ख़त्म होती। ठीक है, वो इंस्टॉलेशन हुई है, इस वजह से टाइम लगा है। ओके गाइस, मैं पुश कर रहा हूँ रिकॉर्ड अगेन। करीम, एड्रेस, रिमार्क्स, टेस्ट। ठीक है, एक और रिकॉर्ड पुश कर रहा हूँ, डेटा सेव सक्सेसफुली। ठीक है, रिफ्रेश हो गया, इधर आए, एग्जीक्यूट किया, ये रहा एक और रिकॉर्ड। सही है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूँगा, ये जो हमें बार बार यहाँ डेटाबेस में आके चेक करना पड़ रहा है ना, यही चीज़ मैं स्क्रीन में बनाऊंगा नीचे ग्रिड में। जैसे मैं इंसर्ट करूँगा, ग्रिड में खुद ही डेटा नज़र आ जाएगा कि रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है। क्लियर, हमें डेटाबेस में जाके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्लास में मैं ग्रिड पे काम कराऊंगा, ग्रिड फंक्शनैलिटी पे, इसी स्क्रीन पे। तो ये जिनका भी लैपटॉप हो, काइंडली ये प्रोजेक्ट और ये लैपटॉप एज इट इज़ लेके आइएगा मेरे पास नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है या क्लियर है? कोड के हवाले से क्लियर है चीज़ें? चलें फिर इसको स्टॉप करते हैं।